अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज जब बड़े सर जोड़ के कौमी एक्शन प्लान पे गौर फिक्र कर रहे थे तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली नवाज अली शाह 5 साल, खादिम अली शाह 4 साल और पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले इम्तियाज अली शाह 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। 2 अदवार पर मुश्तमिल ये इजलास अभी जारी ही था कि लाहौर पीपल्स पार्टी ही के पंजाब के नायब सदर ने एतराफ जुर्म कर लिया। नाजरीन, आपके कासिम ज़िया साहब ने, जो साबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पंजाब असेंबली के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 1997 से 2001 तक, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर भी 2001 से 2007 तक, और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 2007 में भी। आज उन्होंने प्ली बारगेन की पेशकश कर दी। इसके साथ साथ आप इसको वक्त की सितम ज़रीफी ही कह लीजिए कि बड़ों के इस इजलास में कि जब शाह साहब अपनी जमात का मुकदमा लड़ रहे थे और जियाले उसी वक्त सरेंडर कर रहे थे। अजीब इत्तफाक मजीद बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से कायम अली शाह साहब से जब बात की गई तो उनका क्या कहना था करप्शन और ओनरशिप के हवाले से। मुलाहिजा कीजिए। टेल मी समथिंग, यू सेड कि भाई मैं कैप्टन नहीं हूं इस ऑपरेशन का। कौन है कैप्टन? मैं हूं चीफ एग्जीक्यूटिव, आई एम दी इंचार्ज, आई एक्सेप्ट इट। मैं हूं चीफ मिनिस्टर, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो फॉर लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न। या जो कुछ भी सिंध में हुआ है, कराची में हो उसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरी काबीना है। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आई एम कॉन्शियस ऑफ इट। आज जब नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारे बड़े सर जोड़ के बैठे थे, गौर फिक्र हो रहा था कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह कराया जाए, आगे किस तरह बढ़ा जाए, कौन कौन से सूबों में पेशरफ्त नहीं नजर आ रही। बदकिस्मती से वजीर आला कायम अली शाह साहब की सुई अभी भी तहफुजात पे ही अड़ी थी। वो तहफुजात के FIA और NAB का किरदार जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तीसरी दफा तहफुजात का इजहार किया, लाइल्मी के हवाले से भी शिकायत की गई। लेकिन नाजरीन, इसको भी अजीब इत्तफाक कह लीजिए कि वफाकी हुकूमत जिससे सितारे इम्तियाज देती है वो नंदीपुर के प्रोजेक्ट डबो देता है, और जैसे आसिफ अली जरदारी साहब सितारे इम्तियाज से नवाज देते हैं, वो करप्शन की गंगा में पहला शहीद साबित होता है। शाह साहब को NAB कंट्रोल में रखने का अरमान बहुत है, मगर कुछ ख्वाहिशें हसरतें ऐसी ही बनती हैं कि फिर कुछ मजीद ख्वाहिश नहीं रहती। अब इजलास इख्तिताम के मराहिल में ही था कि एक और बड़ी गिरफ्तारी सामने आई। JUIFA के इंतहाई सीनियर रुकन मुफ्ती कफायतुल्लाह पकड़े गए। सुनने वालों का कहना था जिसे इश्तियाल अंगेज तकरीर कहा जा रहा है, वो दरअसल हिसास इदारों पर तनकीद थी। और कल ही चौधरी निसार साहब का शिकवा याद आया, जिधर वो कह रहे थे कि मीडिया जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में रखना ना डाले, सोच समझ के बात करे। आज हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये पैगाम किसकी जानिब से था और आगे बढ़ते हुए इस हवाले से कितनी और गिरफ्तारियां देखनी पड़ेंगी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्त फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। गिरफ्तारियों और इंकशाफात का दौर है। आज बड़ा अहम तरीन दिन था इस हवाले से। गो के नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बहुत बड़ा इजलास हुआ आज एपेक्स कमेटी फेडरेशन के हवाले से। लेकिन आपको बताते चलें, बड़ी गिरफ्तारियों में से JUIFA के सीनियर रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह ने एक मजहबी इज्तिमा के दौरान हुकूमत और हसास इदारों के हवाले से कड़ी तनकीद की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको इश्तियाल अंगेज करार देते हुए उनकी तकरीर को मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि अली नवाज शाह को 5 साल, खादिम अली शाह को 4 साल और इम्तियाज अली शाह को 3 साल कैद सुना दी गई है। एहतसाब अदालत ने जमीनों की खरीदो फरोख्त में करप्शन साबित होने पे गिरफ्तारियों का ऐलान किया है। साथ ही आपके कासिम ज़िया, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के भी सदर रह चुके हैं और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 2007 भी थे, उन्होंने अहम इंकशाफात करते हुए अपनी ही करप्शन के हवाले से प्ली बारगेनिंग जो है वो पेश कर दी है। लूटी हुई तमाम तर रकम वापस कर दूंगा, कासिम ज़िया का कहना है। आपको बताते चलें कि एक और बड़ी गिरफ्तारी जो हमने हालिया दिनों में देखी वो थी तहरीक इंसाफ के वजीर ज़ियाउल अफरीदी के हवाले से। अभी वही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, कुछ अहम इंकशाफात करना चाह रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार के हवाले से और IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी। अफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफरीदी साहब, फरमाइएगा, सबसे पहले तो शुरू करेंगे कि वजीर आला का धरने में किरदार क्या था? धरने में उनका किरदार ना होने का था जी।
वजाहत कीजिए। हेलो, जी जी, वजाहत कीजिए अफरीदी साहब। वजाहत की कि भाई वो हमेशा एमपीएस को कहते थे कि लोगों को ना लाए, कि धरना नाकाम हो जाए। और ये बात आपने पहले नहीं किसी को बताई? मैंने पहले भी बताई थी। मेरे कुलीग इश्तियाक हमारे एनवायरनमेंट के एडवाइजर हैं, उन्होंने खान साहब के नोटिस में भी लाए थे, और हमारे सैफुल्लाह नियाजी और उनके साथ इमरान इस्माइल हमारे कराची के, उनसे भी डिस्कस किया था कि भाई ये इंस्ट्रक्शन हमें मिलनी है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि भाई आप लोग पेशावर से लोगों को ना ले आए। अच्छा, गो के खान साहब आपको बड़ा पसंद करते हैं और इस हवाले से कभी भी उन्होंने कोई अपने वर्ड्स नहीं मिन्स किए, तो ताज्जुब है कि आप खान साहब के इल्म में ये बात नहीं लाए। लेकिन आ जाइए जरा, आपको अपनी खान साहब के नॉलेज में था जी। आपको पुलिस इंतजामिया के किरदार के हवाले से भी तहफ्फुज़ात हैं? देखिए जी, मुझे जिस केस में वो गिरफ्तार किया गया है उसमें जो ये एक बेगुनाह मुझे जो मुझ पे इल्जामात हैं उसमें सबसे ज्यादा हमरोल पुलिस के, हमारे पास माइनिंग डिपार्टमेंट के पास इख्तियारात ही नहीं है। हमारे पास अपने माइनिंग कंसेशन रूल्स के मुताबिक जो 173 है, हम सिर्फ मरासला ही कर सकते हैं। बाकी माइनिंग डिपार्टमेंट के पास ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन वो है इख्तियारात, ना कोई पुलिसिंग है, बाकी काम पुलिस का है। तो मैं आईजी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप पुलिस तो हमने डिपोलिटिसाइज की है, सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है। आईजी साहब बाइख्तियार हैं, तो नौशेरा में हमने 97 FIR की, और जिस चीज में मुझे और हमारे डीजी को गिरफ्तार किया गया उसमें भी 35 है। तो क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा गया? इसके पीछे कौन है? ये आईजी साहब बताएं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एहतसाब कमीशन आईजी से पूछे कि आप क्यों इस पे खामोश हैं। आपको गिरफ्तार करने की वजह भी तो इसी हवाले से बांधी जा रही है ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल अफरीदी साहब मौजूद थे। तारुफ करवाए देती हूँ हमारे पैनल का। हमारे साथ सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, हमारा साथ दे रही हैं शैला रज़ा साहिबा, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गुलाम अली साहब, रहनुमा हैं JUIFA के, आमिर राना साहब सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी शैला रज़ा साहिबा, बताइएगा कि आज के अहम तरीन इजलास में भी ये शायद डायरेक्शंस थी आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई की मीटिंग के बाद, उसी तरह एग्रेसिवली कायम अली शाह साहब ने बात की कि नैब और FIA के जो उनका रोल है उसको महदूद किया जाए। अपनी बेबसी का इजहार किया कि वजीर आला होते हुए भी उनको किसी हवाले से आगाह नहीं किया जाता। ये आज का गिला इतने अहम इजलास में और आज की अहम 3 बड़ी अहम गिरफ्तारियां और उसके बाद कासिम ज़िया का कन्फेशनल बयान नैब को किस तनाजुर में देखेंगी? देखिए, ये जो केस, या क्या कहेंगी? ये जो केसेस चल रहे थे ये पहले से चल रहे थे ना, इनका किसी एक दिन तो फैसला आना था। अभी फैसला आया है, अपील में जाएंगे, सब करेंगे, क्योंकि जो भी अली नवाज शाह साहब को जानता है वो ये समझता है कि ये कैसा फैसला है, ठीक है। और जहां तक अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उससे कोई ताल्लुक हमारा नहीं होगा। अगर किसी की करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है और वो हर जगह से साबित हो जाती है तो हमारा मसला नहीं होगा। दूसरी जो बात है नैब की और FIA की, ये मैं बार बार कह रही हूँ और दोबारा कह रही हूँ कि हर मुल्क के इदारों का एक तरीक़ाकार होता है, हर मुल्क के इदारों का एक डोमेन होता है, और जब इदारे अपना डोमेन क्रॉस करते हैं मुल्क में मसाइल होते हैं। FIA और नैब फेडरल के इदारे हैं और सूबों में उन इदारों के अंदर जो अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैं ये बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं इनके जाने के तरीके होंगे, उन तरीक़ों को इन्हें करना होगा। और यही एक बात है जो किसी भी सूबे में अगर वायलेशन होगी तो उस पर शोर होगा। आप लोगों ने बहुत शोर उठाया कासिम ज़िया की गिरफ्तारी के हवाले से भी, मगर आपने देखा कि नैब को उन्होंने कन्फेशनल बयान दे दिया है, अपनी प्ली बारगेनिंग भी पेश कर दी है कि तमाम लूटी हुई दौलत वापस की जाएगी। मजीद तमाम लोग जो मुलव्विस थे करप्शन के अंदर उनके नाम भी बताए जाएंगे। अली उस्मान सिक्योरिटीज का क्या किरदार था, उनके साथ मिलकर कौन क्या क्या किया गया, ये तमाम तर बातें उन्होंने आज एतराफ किया है। और आप जानते हैं कि इस हवाले से आपके सीनियर तरीन लेवल तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। क्या आपको नहीं महसूस होता कि आज उनकी तरफ से ये एतराफ़ जुर्म कर लेना एक आपकी पूरी दलील को कमजोर कर देता है?
देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने इतराफ किया है और कहां से खबर आई। इसकी हैसियत वो तो नहीं है जो 18-19 सफ़े की JIT लहराई जा रही थी और उसके नहीं बाद जी, वो डॉक्टर आसिम की बात नहीं मैं कर रही। ठीक है, हाँ, मुझे नहीं मालूम इसकी क्या हैसियत है, लेकिन अगर मेरी पार्टी का कोई शख्स पकड़ा जाएगा और मुझे अगर नहीं मालूम कि उसने कुछ किया है तो मैं उसकी हिमायत करूंगी। लेकिन जिस वक्त वो कहेगा कि ये मैंने किया है तो फिर तो उसके घर वाले भी पीछे हट जाएंगे ना। लेकिन जब तक वो नहीं इकरार कर रहा और उस पर नहीं साबित हुआ, लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब वो खुद इकरार करेगा तो फिर यकीनन के हम बहुत वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हम हर अपने उस शख्स के साथ हैं जो हमारी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो मुल्क के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कदम उठाया है जो पार्टी पॉलिसी नहीं थी तो फिर हम उसके साथ नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चलिए ये तो बड़ा आसान हो गया कहना, मगर वही बात कि आपकी दलील बार बार इस तरह मजीद कमजोर होती चली जाएगी। पहले कैबिनेट के एक पहली गिरफ्तारी जो हुई है, कैबिनेट का हिस्सा कायम अली शाह साहब ने कहा कि मैं ना कि बस कैप्टन हूं इस ऑपरेशन का, बल्कि तमाम तर अपनी काबीना की जिम्मेदारी लेता हूं। तो आज जिस बेबसी और लाइल्मी का इजहार वो एपेक्स कमेटी में कर रहे थे इन द फेडरेशन, क्या ही बेहतर होता कि अगर वो अपने गिरबान में झांक के अपनी काबीना के हवाले से जरा स्ट्रिक्ट हो जाएं या जरा अलर्ट हो जाएं, तो आज जो 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं ये ना देखनी पड़ती। एक दफा फिर चला दीजिए कायम अली शाह साहब। ये बहुत पुराने मुकदमे और पुराने बीबी वजीर तो है ना, वो एक दफा मुलायजा कीजिए। कायम अली शाह साहब कैप्टन। मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव, आई एम दी इंचार्ज, आई एक्सेप्ट इट। मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन दी रेस्पॉन्सिबिलिटी सो फॉर लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न। या जो कुछ भी सिंध में हुआ है, कराची में हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी काबीना है। ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आई एम कॉन्शियस ऑफ इट। सेनेटर साहब, आपने ये कायम अली शाह साहब की बात भी सुनी, आज उन्होंने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जब ब्रीफिंग्स भी दी जा रही थी तमाम तर ऑपरेशन के हवाले से आगाह भी किया जा रहा था, मुकम्मल तौर पे एक ओवरलुक ली जा रही थी नेशनल एक्शन प्लान की, सूबों के हवाले से भी पेशरफ्त। आपको क्या लगता है कि ये जो एक स्टांस लिया हुआ है, अभी वापस भी आए ज़रदारी साहब से मिलकर, कि दलील कमज़ोर पड़ेगी जो उनका मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, अगर इसी तरह गिरफ्तारियाँ आगे बढ़ती रहीं, लोग कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए? देखिए जी, सवाल ये है कि कायम अली शाह साहब, जिस तरह खुद उन्होंने कहा है अभी कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस हूँ और मैं अपनी कैबिनेट का सरपरस्त जिम्मेदार, कानून तो यही है, पार्लिमानी निज़ाम की स्पिरिट भी यही है मतलब। लेकिन अब जो बेबसी अब भी ये कभी कभी नज़र आती है, तो जब अगर वैसे तो मेरे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है मतलब है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जिस वक्त ये रिमोट कंट्रोल किस्म की डेमोक्रेसी होगी या ओहदे होंगे तो यही कुछ होगा मतलब। देखें ना, कायम अली शाह, मैं दोबारा फिर कहूंगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये वो जरा दिल पर हाथ रख कर, दिल पर हाथ रख किसी और के हाथ में, ये बात है, दिल पर हाथ रख कर बताएं कि ही इज इन द रियल सेंस ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। नहीं तो फिर जो कुछ होता है तो फिर उस पर अफसोस क्यों होता है? शैला रजा साहब, ये इंटरव्यू लगभग कोई 1 महीना पहले लिया गया, उस 1 महीने के अंदर ऐसी क्या तब्दीली आई है बिसाइड्स डॉक्टर आसिम्स अरेस्ट कि आज वो इतने बेबस हैं और इतनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं? इस इंटरव्यू में आपने सुना कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट सैटिस्फैक्शन, आई एम द कैप्टन, आई टेक ओनरशिप। मैं कहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अभी भी ओनरशिप ले रही है कराची के रेंजर्स ऑपरेशन की, और हम अभी भी ओनरशिप ले रहे हैं कि सिंध के हालात को हमने देखना है। अब एक मिनिस्टर से हम ओथ लेते हैं और उसने अपना काम करना है। अगर वो अपने काम में कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसको वो खुद एतराफ कर रहा है तो इसकी तो जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, उसको भुगतना होगा, और ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां तक ये बात है, इसी तरह के एतराफी बयान डॉक्टर आसिम की जानिब से आ गए कुछ आने वाले दिनों में, तो फिर देखिए आप क्या देख के जो है किसी को अपना मिनिस्टर बनाते हैं? आप उसका खानदान भी देख लेते हैं, आप उसकी अच्छी शोहरत देख लेते हैं, आप उसके इदारों की कारकर्दगी देख लेते हैं, आप यही चीजें देखते हैं ना। और मिनिस्टर के लिए कि वो आपका जीता हुआ आदमी हो। अब उसके बाद उसने जाके आगे क्या करना है? तो ये कायम अली शाह साहब से भी पूछा कि आपने होम मिनिस्टर क्या देख के बनाया,
होम मिनिस्टर की क्या कारकर्दगी थी? आपको उसमें क्या बुराई नजर आई? आपको कहां से पता चला? सबसे बड़ी काबिलियत ये नजर आती है कि फरियाल तालपुर बीबी के राइट हैंड मैन है, और तो मुझे काबिलियत नहीं नजर आई कोई, आप बता दीजिए। जी उनकी वही काबिलियत है जो एक एमपीए की होनी चाहिए, वो अपने इलाके से जीत के आए, और उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए? एक वक्फा ले लूं बीबी, एक वक्फा ले लूं, उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए? फर्स्ट, मैं तो कह रही हूँ बीबी, फर्स्ट टाइम एमपीए हैं, बकायदा बैकग्राउंड इतना कोई बड़ी खिदमत सर अंजाम नहीं की हुई पीपल्स पार्टी के लिए। एक ही तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी कारकर्दगी देखें तो मैं वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। मुझे ये बताइएगा, मुफ्ती साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है चिन्योट से, क्यों, क्या खबर है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, और इस हालात में अगर हम नेब भी गिरफ्तारियाँ करें, एहतसाब कमीशन भी करे, FIA भी करे, एंटी करप्शन भी करे, और नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी गिरफ्तारियाँ हों, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को जेल क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता? सब तो ऐसे भी गिरफ्तार है। देखिए, हम जमीयत उलमा इस्लाम रोज़े अव्वल से फ़िरकावरियत के ख़िलाफ़ है, कभी भी उसके दामन पर फ़िरकावरियत का दबा नहीं। आप पूरे हिस्ट्री देख ले, और ना हम इसके कायल हैं, ना मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है। मगर एक स्कूल ऑफ थॉट को तो एडहेयर करते हैं ना। लेकिन मुफ्ती साहब ने अगर तकरीर की ख़त्म नबूवत का जलसा था, शायद कादियानियों की तरफ उसका इशारा हो, शायद उसने बात किसी और सोच में की हो, लेकिन इस तरह एकदम गिरफ्तार करना और कोई मगर कता कलामी माफ सेनेटर साहब, अगर माइनॉरिटीज की तरफ इशारा था, और अगर आपने कहा कि देखें ना किसी और गलत तरीके से किसी ने इंटरप्रेट किया हो, फिर वो जो स्पेस मौजूद हो जाती है एक ऐसे मुआशरे में कि जिधर आप जानते हैं कि मजहबी बुनियादों पे लोगों को देर नहीं लगती वायलेंट होते हुए, तशद्दुद होते हुए, फिर तो मुझे लगता है ये जबरदस्त कदम, लेकिन ये एक सिग्नल देने के लिए कौन काजी है, कौन जज है जिसने फैसला कर लिया कि ये खिलाफ है, ये खिलाफ आईन है, ये खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान है? ये तो फिर एक अजीब सा कानून होगा ना। देखिए ना आमिर साहब, आपकी क्या खबर है इस हवाले से? मुझे तो सही सूरत हाल का नहीं पता, लगता यही है कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद हेट स्पीच के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हमने देखा कि कुछ 13,000 के करीब दावा करते हैं कि हेट स्पीच के अंदर लोगों को पकड़ा गया, जो खतीब थे, इमाम थे, और कुछ लग रहा था कि कम से कम इस नुक्ते के ऊपर तो प्रोग्रेस पंजाब के अंदर है, बाकी जगहों के ऊपर हो या ना हो। कसूर के अंदर पकड़ा गया, कसूर के अंदर पकड़ा गया, और 3 जो कन्विक्शंस हुई हैं हेट स्पीच के अंदर, पंजाब के तो पंजाब के अंदर हुई है, तो वहां पे लगता है कि कोई बेहतियाती शायद मुफ्ती साहब से हुई है, और वो हेट स्पीच के अंदर ही मजीद जो है पता चलेगा क्या उन्होंने कोई खास इदारों को टारगेट किया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात तो अमूमन मीडिया पे भी होती है, मेंबर पे भी होती है, तो वो खास मेरा ख्याल है कि कोई हेट स्पीच का ही है जिस मसले के अंदर उनको गिरफ्तार, यानी कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो जफर अली शाह साहब फिर तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, अच्छी इसलिए नहीं सेनेटर साहब समझिए बात को, अच्छी इसलिए कि अब मुआशरे में नहीं गुंजाइश होनी चाहिए ना अक़लियतों को टारगेट करने की, ना किसी को वाजिबुल कत्ल करार देने की, ना इस हवाले से कोई भी स्पेस छोड़ने की। ये भी देखें ना कि असेंबली ने जो कानून पास किए और जो इख्तियार दिए, तो दहशत गर्दी के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ, अब उस नेशनल एक्शन प्लान में अब ये शामिल किया, कल आपको शामिल करेंगे कि भाई आप जो जिस तरह इन 20 नुकात के अंदर हेट स्पीच, ये 20 नुकात में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, सब सेक्शन 1A, B, C, D ये शामिल हो जाएगा। देखिए, हम कहते हैं हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इस मिट्टी के पैदाइशी हैं, हम भी इस मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन ये जो तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है कि अभी कल मैं इधर इंटरव्यू दे रहा हूँ और भी बाहर निकलूँ मुझे गिरफ्तार करे कि आपने ये बात की, देखिए इसके लिए कोई तरीकाकार होना चाहिए। कोई तफसील है? ये तो सुना है हमने गिरफ्तार है, क्योंकि गिरफ्तारियाँ 2 किस्म की होती है, एक होती है अरेस्ट फॉर ट्रायल, एक अरेस्ट फॉर डिटेंशन। क्या इनको डिटेन किया गया फॉर सम पीरियड, या कोई मुकदमा बना के? तो फिर मुझे चूंकि तफसील नहीं पता है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर डिटेंशन उठा दिया बस, अभी
नहीं मैं पता नहीं कहता मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ यही तो कहते हैं कि वो बात का चूंकि हेट की बात आई है तो मेरे ज़हन में ये बात आई है। मुफ्ती साहब की एक मामूली कोई खतीब नहीं है, ये एक दो दिन में सूरत हाल सामने हो जाए कि क्या उन्होंने बात की और किस वजह से उनको डिटेन किया गया। लेकिन एक बात खास तौर पे देखनी चाहिए पंजाब के अंदर, यहाँ पे तो उन्होंने किया, लेकिन पंजाब के पास इस वक्त काउंटर टेररिज्म के लिए नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के कोई कप्तान नहीं है कर्नल शुजा साहब के बाद। अब कौन है, क्या उसको राना सनाउल्लाह डील कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब खुद ही कर रहे हैं? हमें यह भी नहीं पता कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसको लीड कर रहे थे कर्नल साहब, अब उसको कौन लीड कर रहा है, डायरेक्शंस कौन कर रहा है। अभी तो ये भी इतलात आ रही हैं कि अगर यहाँ के उस पूरे शायद डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो वो मसाइल पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। लेकिन ये इस किस्से को कम से कम मेरा ख्याल है उससे हट के देखना चाहिए। अच्छा शैला साहिबा, आज आमिर साहब वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि इधर की कप्तानी किधर है। अब अगर हम एपेक्स कमेटी को ही देख लीजिए, आपके सूबे में तो बहरहाल आखिरी 20 अगस्त को हुई, पंजाब में आखिरी 16 जुलाई को हुई, बलोचिस्तान में आखिरी 31 जुलाई को हुई, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में 19 फरवरी को 2015 के जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। आपको लगता है कि इसी हवाले से इशारा था वजीर आजम का जब उन्होंने कहा कि कुछ सूबों में पेशरफ्त जो है वो तेजी से हो रही है, कुछ में कम हो रही है और कुछ में सिफर है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कराची के हालात थे उसके हिसाब से हमारे यहाँ हर महीने तकरीबन मीटिंग हुई है, बाकी सब जगह तो 3-3 महीने नहीं हुई। ये उनके अपने हालात हैं। जहाँ तक हेट स्पीच का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगी कि पंजाब वाले डॉक्टर शब्बीर का जनाजा जब झंग में गया, क्या ये सो रहे थे? जो 3 घंटे तक वहां पे आजम तारिक के भाई ने जो स्पीच की है, जो उसका मयार है, जो फिरका वारियत फैलाई गई है उस स्पीच में, ये कहाँ थे? और दूसरी बात ये कि 13,000 मुकदमात तो बन गए खतीब और इमामों के खिलाफ, लेकिन कहा यह जाता है कि उनका मोस्टली जुर्म जो है वो ये है कि वो अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने के गुनाहगार हैं। उनका जुर्म ये बताया गया है, कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में भी फेडरल जो है हम कैपिटल, वहाँ पे भी एक साथ बैठ के हेट स्पीच करते रहते हैं। तो कुछ ज़रा कीजिए इसके लिए। बलूचिस्तान के वजीर आला भी कह चुके हैं कि पंजाब कम करे और यहाँ से जो दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है उसको रोके। सेनेटर साहब, आपको महसूस हो रहा है कि पंजाब, अगर वो सिफर, जिसका सिफर का जिक्र किया वजीर आजम ने, वो पंजाब ही था, उनका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जिधर कि सिफर पेशरफ्त है? मेरा ख्याल में सिंध में तो, क्योंकि बलोचिस्तान बाय फार जबरदस्त लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, उधर अमन अमान बहाल हो रहा है। सिंध में आप काम देख रहे हैं इस हवाले से? ये 2 सूबे है जो एक KPK तोड़ और ये पंजाब 100%, तो इसी के हवाले से उन्होंने कहा होगा। मेरा ख्याल है कि पंजाब की तरफ इशारा है अगर कंपेयर किया जाए। सिंध की प्रोग्रेस 2 सतहों के ऊपर है। एक तो इन्होंने मदारिस की जियो टैगिंग की बड़ी अचीवमेंट है ये। दूसरा ये कराची के जो CID का पुलिस का काम है वो खासा काबिल तहसीन है। पहले नंबर पे मेरा नहीं ख्याल किसी को कहा जा सकता। KP के अंदर दुरानी साहब थे, उनके IG की अपनी बड़ी काविशें हैं कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म के लिए बड़ी एफर्ट्स की और बड़े इनिशिएटिव लिए, उनकी इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा ये देखिए कि सारे के बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे जो है इंडिविजुअल्स के इनिशिएटिव्स हैं। इवन कि जब पंजाब में हो रहा था वो भी इंडिविजुअल थे। ये चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं हो रही? कराची के अंदर हम कहते हैं कि ठीक है कि अगर हाँ हमारे पास कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कि नेक्टा भी बहाल नहीं हुआ ना? नहीं हो रहा ना, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हो रही। जहाँ पे किसी की विल है, कोई एक फर्द वजीर हो या ब्यूरोक्रेसी में पुलिस में से सामने आ जाए, करना चाहता है तो कर लेता है। एक वक्फा ले लें शाहजी, ये जरूर बता दीजिएगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है। आज भी जिस संजीदगी से मामलात का जिक्र किया गया, मगर सर वो जिस कमांड कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है जो इम्प्लीमेंट करेगा इन 20 नुकात को, वो बहरहाल अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। एक वक्फा ले लें, इस पे सर बात करनी है जरा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शाहजी बताइएगा, बहुत आसान है शायद कि एक ऐसे सूबे के अंदर ऑपरेशन को जारी सारी और उतना ही स्ट्रांग रखना कि जिधर आपका वोट बैंक नहीं है, जिधर आपके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, जिधर कर भी सब कुछ रेंजर्स रही है, ऊपर से कमांड भी जिसकी डायरेक्ट आ रही है, वो भी सबको पता है। मगर सर अपने सूबे में जिधर वोट बैंक बड़ा मैटर करता है, जिधर स्ट्रीट पावर बड़ा मैटर करती है,
उधर की बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल करना, उधर हाथ डालना, ये बड़ा मुश्किल काम है शायद। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं भी देखें आप, और आपका इशारा गालबन सूबा सिंध की तरफ है और कराची की तरफ है। डू यू थिंक के, और उसके बाद आपके घर की तरफ। सुन ले डू यू थिंक, ईमानदारी से आप बताएं कि क्या सिंध और कराची के हालात पंजाब या केपी के या दूसरे सूबे से एक जैसे हैं या फर्क है? फर्क है, मगर एक सेकंड फर्क है, मगर ग्रेविटी दोनों की उतनी ही सीरियस है सर। देखिए ना, समझिए फर्क है। ये 20 नुकाती जो पॉइंट्स हैं, कुछ अप्लाई करते हैं सिंध को, कुछ अप्लाई करते हैं केपी के, कुछ अप्लाई करते हैं पंजाब को, जो इन सूबों को अप्लाई नहीं करेंगे। सो मिलिटेंट आउटफिट्स हो गए, बैंड आउटफिट्स हो गए, सेमिनरीज हो गई, ये सब। सुन ली। अब जिस वक्त कराची एक्शन शुरू हुआ मतलब है, तो डू यू थिंक कि वो फेडरल गवर्नमेंट के आर्डर से शुरू हुआ या ओनली देयर वाज ओनली पार्टी और दैट वाज फेडरल गवर्नमेंट? तमाम स्टेक होल्डर थे और उसमें तमाम MQM और सो मच सो के जो बिजनेसमैनों के नुमाइंदगान थे। वहां का तो शहरी रात को सो नहीं सकता, दिन को चल नहीं सकता, और रोज का जो स्कोर था टारगेट किलिंग का, वो 1.5-2 दर्जन से ज्यादा नहीं होते थे या कम नहीं होते थे। के चैलेंजेस है ना हर सूबे को। नहीं, मैं यही याद कर, उससे ये तो नहीं मतलब कि पंजाब में जो हो रहा है। आपने कंपैरिजन की बात की है कि जनाब ये कंपैरिजन ऑन पेशरफ्त कितनी है नैप की, सुन लेना, मतलब वो भी आ जाते हैं। और फिर आज देखा नहीं आपने कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ग्रेटनेस, कि उन्होंने भरभला खुद कहा उन्होंने कि भाई ये जो है ये नजर आना चाहिए कि हर जगह पर इक्वल, वो और बात है। लेकिन इस तरह आप ना करेंगे भाई वो सूबे में वो आपका वोट नहीं है, ये बात है, वोट भी है हमारा। अप्रिशिएट की क्या आज इतराफ किया वजीर आजम साहब ने? देखिए, जहां तक सूबे में 2 तरह का ऑपरेशन एक साथ चल रहा है। एक तो है टेररिज्म के अगेंस्ट और एक है क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट। टेररिज्म के अगेंस्ट जितना हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा है और जितना हमने ऑन किया है, जितना हमने नुकसानात उठाए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब की तरह बेस कैंप नहीं है, हमारे यहाँ पाला नहीं जा रहा लोगों को, सीधी बात है। हमारे शुमाली इलाकों को, फाटा को, एजेंसीज को ना भूलिए प्लीज। उधर भी मैं ये नहीं कह रही अभी, क्योंकि पंजाब से मिसाल मिलती है, मगर नहीं मैं अभी पंजाब से कंपैरिजन हो रहा था ना अभी, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिंध के जो हालात, सिंध की जो डायनामिक्स है, कौन शाहजी इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग तो पाल रहे हैं ना। अभी बड़ी मुश्किल से मलिक इसाक को वासिला जाननुम किया है हमारी, उन्होंने उसके जवाब में शुजा पाशा, वो इनके होम मिनिस्टर साहब शहीद हो गए। तो बात तो ये है कि हमने तो पाला नहीं। इलेक्ट्रल अलायंसेस, वोट बैंक, स्ट्रीट पावर, क्या ये अभी भी बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खास तौर के ऊपर अभी बल्दियाती इलेक्शन भी बिल्कुल करीब है। और पंजाब के अंदर हमें पता है कि खास मजहबी जमातों का बैंड ऑर्गेनाइजेशन का खासा वोट बैंक है। अभी तो पहली तरजीह वो होगी कि कोई ऐसी कन्फ्रंट्रेशन प्रोविंस में ना हो कि एक तो अमन की सूरत हाल ख़राब हो और दूसरा उनके किसी वोट बैंक के ऊपर फ़र्क पड़े। दूसरा मेरा ख्याल है वोट बैंक से ज़्यादा PMLN और ख़ास पंजाब की हुकूमत, इनकी स्ट्रीट पावर से ख़ास बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की जो है हमेशा खौफज़दा रहती है और रिलेक्टेंट रहती है। इस वक्त अगर कहें कि पंजाब का चैलेंज नंबर 1 क्या है, तो मेरे ख्याल में वो हेट स्पीच नहीं है, वो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन को रोकना। बिल्कुल ये बात ठीक है, अगर शैला रजा साहबा कह रही हैं, अगर बलूचिस्तान से ये शिकायत आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्यों ऑपरेट कर रही हैं, साउथ पंजाब हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, उसको देखना पड़ेगा। पंजाब के लिए जो पहला चैलेंज है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन और जो बैंड नहीं है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके यहाँ पे सेफ हेवंस हैं, जो इनके टेररिस्ट सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। ये प्राइमरी चैलेंज। 9 महीने हो गए नेशनल एक्शन प्लान का ऐलान किए हुए, सिंध में बहुत काम देखा, बलूचिस्तान के अंदर अमन बहाल होते देखा है। क्या पंजाब में बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आपने कोई? बिल्कुल, इसके लिए जीरो है। हमें यही लग रहा है कि मुफाहमती पॉलिसी है कि शायद कि अगर आप यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वो वफाकी सतह के ऊपर भी देखना चाहिए कि वफाकी सतह के ऊपर भी हमें कोई खास, जिसने तमाम के तमाम ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं जो इस्लामाबाद में, कि उन्होंने क्या किया। 17 कमेटीज बनी, 13 को हेड कर रहे थे, 13 में से एक की मीटिंग अभी नहीं हुई, मदारिस की हुई। अगर हुई तो उसकी मजीद 2 कमेटीज मदारिस की मीटिंग में बनाई और दोनों को हेड खुद कर रहे हैं। हमने ये देखा कमेटी के ऊपर, कमेटी तो बन रही है लेकिन कोई कमेटी काम नहीं कर रही और कोई कमेटी की मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई गई। जब यहां से फेडरल की सतह पे, अगर मरकज की सतह पे ही नहीं देखा जा रहा कि सूबे के, क्या सूबे की जो एपेक्स कमेटी इंडिपेंडेंट है? ये नेशनल एक्शन प्लान है क्या? और ये सूबों के, मेरा सवाल ये भी है कि सूबों की एपेक्स कमेटियां बनाई किसने है? क्या ये
کوئی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا, کیبنٹ میں ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ سر ایک ایسا فیصلہ ہوا تھا, چاہے اگر ہم یہ کہیں, سینیٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا تھا جس نے آج شاید پارلیمنٹ کو, اداروں کو رینڈر یوزلیس کر دیا ہے. بڑے اہم فیصلے اب ایپیکس کمیٹیز میں ہوتے ہیں, اور شاید یہ سپیس حکومت وقت نہیں. بڑے فیصلے نہیں جو ریلیٹڈ ود دی ٹیررزم ہے, ریلیٹڈ ود دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, وہ بڑے فیصلے لا میکنگ تو ایپیکس میں تو نہیں ہوتی. ایپیکس میں دیکھیں ملک جس حالت میں ہے نا, گورنمنٹ چونکہ بیٹی ہے وہ اس نظر سے دیکھ سکتی ہے, باریک بینی سے, ہمارے جو فورسز ہے وہ دیکھ سکتی ہے, لیکن جب تک ہم اس نیشنل ایکشن پلان کے ایکشن پر اگر کسی کے بھی تحفظات ہے اور اس کے تحفظات ختم نہیں کر سکیں گے تو اس میں مشکلات بڑھیں گی. اگر غلط ہوں گے, ایم کیو ایم کے تحفظات غلط ہوں گے, لیکن اس سے بات کرنی فیصلہ آپ نے تو نہیں کرنا نا, مگر دیکھیے ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ پہلے وزیر اعظم سے کہیں کہ اپنے اختیارات تو واپس لے لیں, پھر فیصلہ کریں ہمارے تحفظات دور کرنے کا. کس سے اختیارات لے لیں؟ اگر آپ اتنے بولے نہ بنے نا. کس سے اختیارات لے لیں؟ وزیر اعظم صاحب اکیلے دیے ہیں. یہ ایم کیو ایم والے کہاں تھے اس وقت جب بیٹھے ہوئے کراچی میں, یہ خود دے رہے تھے ان کو اختیار. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جب لا میکنگ پر ووٹ دے رہے تھے, کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ صرف وزیر اعظم کو آپ وزیر اعظم کو قوم یاد رکھے گی. شیلا رضا صاحبہ انہوں نے اکیلے تو نہیں دیے نا اختیارات. دیکھیں یہ باتیں غلط ہیں اس وقت کرنا. میں تو صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں ہمیں نظر نہیں آتا ایکشن. میں گلگت بلتستان کے انتخابات میں وہاں پہ تھی. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی ہے. دہشت گردوں کو تو ہماری فوج مار رہی ہے فزیکلی, لیکن مائنڈ سیٹ سے لڑائی تو ہم نے کرنی ہے نا. جب میں وہاں پہ تھی تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر نکالا جس کو میں یاد کرتی ہوں تو مجھے آج بھی بہت صدمہ ہوتا ہے کہ سپاہی صحابہ اور سپاہی محمد کے لوگ, کیونکہ یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے, انڈیپینڈنٹلی لڑ سکتے ہیں. یعنی آپ کاغذ پہ پابندی لگا رہے ہیں, مائنڈ سیٹ پہ نہیں. تو اگر یہ ہوگا, بالکل میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ 50 ایکشن پلان بنا لیں, 100 دفعہ کہہ دیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. آپ نہیں ہیں ابھی تک مینٹلی. آپ کے لیے مجھے بات یاد آتی ہے کہ بس یہ بتا دیجئے نیکٹا آپ سے کیوں نہیں کھڑا کیا جا رہا, فعال کیوں نہیں بنایا جا رہا نیکٹا؟ جی آج میں دوبارہ پھر آئی ایگری ود یو, یہ کوئی 100% بالکل, اگر ایسی بات ہوتی تو آج ملک کا چیف ایگزیکٹو متفکر نہ ہوتا, آج یہ میٹنگ نہ بلائی جاتی. آپ سب آج سے 2 دن پہلے میٹنگ بلائی.